पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पानीपत में हुआ विशाल मैराथन का आयोजन, 54,000 धावकों ने मैराथन में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव के दूसरे दिन पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कहा संस्कृति को बचाने में रत्नावली महोत्सव का अहम योगदान। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर वीरेंद्र सिंह का बयान, कहा कम वोटों से हुई हार, कर रहे समीक्षा। वीरेंद्र सिंह ने ईवीएम पर भी उठाए कई सवाल। भाजपा ने किया प्राण सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने की अध्यक्षता। 50 लाख नए सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य, ये कहा मोहनलाल बड़ौली ने। गैंगस्टर को पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सन्नी रिटौली गैंग के सरगना समेत 4 गैंगस्टर हुए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध हथियार और 15 जिंदा कारतूस के बरामद। और अब खबरें विस्तार से। पानीपत में एक विशाल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 54,000 धावकों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। इस मैराथन में 25 और 10 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी, तो जिसमें प्रदेश भर से आए धावकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मैराथन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत के लोगों को बधाई दी और ये कहा कि इस शहर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार लगातार प्रगति की राह पर है। पानीपत मैराथन में आज पानीपत के हजारों की संख्या में नागरिकों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बेटियों ने और बच्चों ने एक नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून के साथ आज हिस्सा लिया है इस मैराथन का, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमारियों से दूर रहें। हर रोज हमें इस प्रकार के योगाओं से, इस प्रकार की मैराथन से जुड़ करके अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें, ताकि ये प्रदेश, ये देश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि ये देश, ये प्रदेश, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। इसी भूमि के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस अभियान से देश के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान देने का काम इस अभियान के साथ हुआ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा और संस्कृति विभाग की ओर से 4 दिवसीय रत्नावली का आयोजन किया गया है। रत्नावली महोत्सव के दूसरे दिन नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मुख्य रूप से शिरकत की, जहां उन्होंने दूसरे दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। तो वहीं उन्होंने रत्नावली महोत्सव में लगे हरियाणवी संस्कृति से सुसज्जित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति को संवारने और संरक्षित रखने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का अहम योगदान रहा है, क्योंकि रत्नावली महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित कर यहां आज की युवा पीढ़ी को हरियाणा की सभ्यता, संस्कृति के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले रत्नावली कार्यक्रम की, जहां यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर सभी को जान जा रहता है। पूरे हरियाणा प्रांत के यहाँ पे छात्र छात्राएं कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, और उस पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो यहाँ के लोगों के बीच में एक आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है, उसकी इंतजार केवल यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े हुए लोगों की नहीं है, यहाँ के एलुमनीज को भी रहती है, और यहाँ से जुड़े हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को रहती है। मैं आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचा हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर एस एन सचदेवा जी, जो वाइस चांसलर
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है और लगातार जिनका दूसरी टर्म चल रही है और इनके सानिध्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयां छू रहा है, जहां मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं। वहां रत्नावली में सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ साथ यहाँ की पूरा जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है रत्नावली को सफल करने के लिए, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उचाना के आरजीएम कॉलेज में मीटिंग की। यहां पर 2 चरणों में मीटिंग हुई। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह मीटिंग में मौजूद रहीं। पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि गांव में मिली हार को लेकर समीक्षा हमारे कार्यकर्ता जो है वो लगातार कर रहे हैं। हम क्यों हारे, किस गांव में क्यों जीते, इसको लेकर जानकारी ली जा रही है। पूरा आंकलन तब होगा जब हम 4 मीटिंग अलग अलग दौर में करेंगे। हमारे पास सुझाव आए हैं, जो कार्यकर्ताओं ने पोलिंग एजेंटों ने बताया है उनके बारे में पूरा अध्ययन करके देखेंगे कि कहां हमारी कार्यशैली में कमी आई है। और उस गांव के कुछ मुखिया हमारे कार्यकर्ता उनसे पूछ रहे हैं कि आपके ये आंकड़े हैं, यहाँ हम इतने वोट से जीते हैं, दूसरों को इतनी मिली हैं, आप बताएं कि हमारा जीत का कारण क्या है। और जहाँ हारे हैं वहाँ भी हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि जहाँ हम नहीं जीत सके उसकी वजह क्या है, और उसका पूरा आकलन तभी होगा जब हम 4 सेशन हम करेंगे। 2 आज करेंगे, 1 हो गया, 1 अब करेंगे और 2 कल करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारे पास सुझाव आए हैं या जो वर्करों ने या पोलिंग एजेंटों ने जो बताया है उसके बारे में पूरा अध्ययन करके ये देखेंगे कि कहाँ हमारी जो कार्यशैली है उसमें कहाँ कोई बड़ा ऐसा काम है जो हमसे छूट गया हो। उसके परिणाम स्वरूप ये थोड़ा सा जो 32 वोट की पराजय है, ये कभी भी आदमी को आंकड़ों से दूर नहीं करती। आप 10,000, 5,000, 20,000 से हार जाते हो तो ठीक है, लेकिन छोटे मार्जिन से हारने से फिर उसका आकलन करना और उसमें क्या कमियां रही और उनको कैसे फिर आगे सुधारा जाए, और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी पता लगता है। सिर्फ यही नहीं है कि वोट के आंकड़ों से आपको हार जीत का पता लगे, बल्कि लोगों का दृष्टिकोण क्या है, चुनाव में क्या बात करते हैं, वोट डालते क्या बात करते हैं, और जब ना चुनाव हो ना वोट डालने का हो मौसम, तो फिर उनकी सोच क्या है। तो ये अलग अलग पहलू हैं जिन पे विचार करना बड़ा जरूरी है। हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। भाजपा ने हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाकर रिकॉर्ड बना डाला है। नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया और सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का 100 दिन का रोड मैप बना दिया है। भाजपा हरियाणा में पार्टी की ओर मजबूत करने के लिए कार्य शुरू कर रही है। रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में 1 दिन की प्रांत सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रांत सदस्यता अभियान कार्यशाला की अध्यक्षता जो है वो भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने की। जैसा सब लोगों के संज्ञान में है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में पार्टी के संगठन का और विचार का बड़ा महत्व है। पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं की ताकत और उसकी संविधान और परंपरा से चलता है, और इसलिए उसका एक महत्वपूर्ण कारक है पार्टी का संगठन जो धरातल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जाता है, और उसकी पहली बुनियाद है पार्टी की सदस्यता, मेंबरशिप। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नए सदस्यता अभियान में 10 करोड़ से भी ज़्यादा नए सदस्य जोड़े हैं। इससे पहले भी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती थी, लेकिन उस मिथक को तोड़ते हुए पिछली बार 17 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर एक कीर्तिमान किया था। आज उसकी कार्यशाला है और आने वाले समय में हम लोग व्यवस्थित तरीके से जिला और फिर मंडल इसमें पार्टी की कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, और नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा भी
दूसरे प्रदेशों की तरह अच्छी रिकॉर्ड सदस्यता भी करेगा और एक धरातल पर अच्छा संगठन भी खड़ा करेगा, ताकि सरकार और संगठन मिलकर हरियाणा के लिए उत्थान के लिए काम करें। तो पूर्व मंत्री और थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि मेरा सपना थानेसर को विकसित करना रहेगा और थानेसर की पहचान पूरे विश्व में है, इसी को लेकर आगे काम करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा निवास हमेशा थानेसर की जनता के लिए खुला रहेगा और ये भी कहा कि मेरा मोबाइल नंबर हमेशा जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता है। जनता के काम मेरे मोबाइल पर ही होंगे और कभी भी उनके काम में कोई रुकावट और बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधानसभा का सेशन बुलाया गया था जिसमें 90 के 90 विधायकों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ। श्री हरेंद्र कल्याण जो कि गरोंडा से विधायक हैं उनको स्पीकर बनाया गया और श्री कृष्ण मिड्डा जो जींद से विधायक हैं उनको डिप्टी स्पीकर सर्वसम्मति से बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं सर्वसम्मति से दोनों को बनाया गया, मिड्डा साहब को और हरविंदर कल्याण जी को। तो विपक्ष ऐसा आरोप लगाती है कि स्पीकर हम लोगों की आवाज को दबाते हैं, सदन में हम लोगों को सुना नहीं जाता। तो ऐसा भी कहीं चलेगा कि 5 साल आप लोगों की आवाज को दबाया ही जाएगा? हमने कल उनको कहा है कि प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष और पक्ष दो पहलू होते हैं, परंतु विधानसभा के अंदर अगर स्पीकर सत्ता पक्ष और विपक्ष मान के चलेगा एमएलए को तो फिर तनातनी होती है, और स्पीकर अगर सबको एक नजर से देख के एमएलए मानेगा तो कहीं तनातनी नहीं होगी। निश्चित रूप से जहां सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारियों को जो लोगों को कह के आए पूरा करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो विपक्ष भी उस पर नजर रख के अपनी बात रखेगा ताकि वो जो लोगों से वादे करके आए उनको पूरा करे। बहादुरगढ़ सीआईए 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, पुलिस ने सन्नी रिटोली गैंग के सरगना समेत 4 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 अवैध हथियार और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इन हथियारों में 3 ऑटोमेटिक पिस्टल भी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों पर 20 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के हैं। तो सनी रिटोली गैंग विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ गैंगस्टर भाऊ रिटोली का विरोधी गैंग है। दोनों में आपस में पिछले लंबे समय से गैंगवार चली आ रही थी और इस गैंगवार में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब तक के बात में ये आया है कि वो उसी के गांव से संबंध रखते हैं। तो जो ये हिमांशु भाऊ है उसके साथ इनकी राइवलरी रही है, क्योंकि हिमांशु भाऊ ने इनके एक रिश्तेदार को जो दिनेश उर्फ गोगा है उसके रिश्तेदार को भी मरवाया है। और सनी जो है, जिस समय हिमांशु भाऊ ने एक फायरिंग कराई थी बेरी में पिछले साल में, उसमें सनी मौके का गवाह भी है और उस वक्त जो है टारगेट भी था सनी, जिस पे फायरिंग कराने के लिए हिमांशु भाऊ ने अपने बंदे सेट किए थे। और उसके बाद इसको सनी को लगा नहीं, तो उसी के रंजिश रखने के लिए ये जो है वो भाऊ से दुश्मनी रखता है। अब किस वारदात को अंजाम देने वाले? ये अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कि इनका क्या प्रॉपर मकसद था, लेकिन अब तक तो ये ऐसे तैयार थे सारे कि कोई भी व्यक्ति जो कि हिमांशु भाऊ गैंग से संबंध रखता हो या उसका कोई एसोसिएट हो या उसका कोई इमदादी हो, ये किसी पे भी अटैक कर सकते थे। जो अब तक की जानकारी में आया है, तो ये हमेशा अपने साथ इतने हथियार साथ लेके घूमते थे और इसको हमने बड़ी ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए काबू किया है और हमने एक बहुत ही इसमें एक वारदात होने से बचाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रिमांड पीरियड में हमें और भी खुलासे होंगे, जिससे कि हम इस शहर को और पूरे हरियाणा को सुरक्षित रखेंगे। वेपन किस तरीके के? ये वेपन जो है वो जनरली देसी कट्टे हैं और जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन आई है, ये वेपन जो है वो मध्य प्रदेश से प्रोक्योर किए गए थे और भारी मात्रा में वेपन प्रोक्योर किए गए थे। और कुछ वेपन जो है जो इन्होंने लाए थे वो रोहतक पुलिस ने भी पिछले किसी और मुकदमे में रिकवर किए हैं। तो ये टोटल में काफ़ी ज़्यादा वेपन लाए थे और अलग अलग मुकदमे में काफ़ी वेपन रिकवर हो चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रिमांड पीरियड के दौरान भी हम कुछ और वेपन रिकवरी कर सकेंगे या कुछ राउंड रिकवर कर पाएंगे। तो महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों में चिंता का माहौल था। कई जिलों में खाद की कमी से किसानों को फसल के लिए समय पर खाद उपलब्ध न होने से चिंता जो है वो सताने लगी थी। महेंद्रगढ़ में सरकारी और निजी खाद बिक्री केंद्रों पर कुल 27,650 बैग डीएपी खाद उपलब्ध कराई गई है और इससे किसानों ने राहत की सांस ली है। महेंद्रगढ़ उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव ने ये कहा कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुनिए क्या कुछ कहा। ऐसा है, खाद की किल्लत तो नहीं है। खाद की किल्लत देखी जाए तो हमारे पड़ोस के जिलों में देखी जाए
हाँ, ये जरूर है कि किसानों की जैसे ही भी गेहूं की बिजाई की तरफ रुझान बढ़ा है, तो महसूस हो रही थी अखबारी खबरों की वजह से लोगों को ये लगता था कि खाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में आज हमें करीबन 27,000 बैग खाद मिला है, इसका करीबन 18,000 बैग मेरे को सब डिवीजन के अंदर मिले हैं। तो किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खाद की पूर्ति करी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये दे कि एक साथ भीड़ में उपद्रव ना करें, आराम से खाद लाइन में लग के लें। स्टॉक भी ना करें। स्टॉक तो देखो किसान नहीं करेगा, लेकिन डर में कई बार ऐसा होता है। तो मेरा तो निवेदन यही है कि भाई किसान स्टॉक ना करें, भले ना खाद की कोई कमी नहीं आएगी। आगे भी जारी रहेगा सर खाद आना में? भविष्य में कोई कमी नहीं आएगी। आज सरकारी पे है या कुछ प्राइवेट एजेंसियों पे भी है? आज सरकारी के साथ साथ प्राइवेट पे भी है, तो सूची में आपको उपलब्ध करा दूंगा। डेंगू के केस अभी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टरों की माने तो ये राहत की बात है कि पिछले साल से इस साल डेंगू के केस जो है वो कम है। फिलहाल अम्बाला में स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी सरकारी विभागों को भी नोटिस जारी कर दिया है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग चेकिंग कर रहा है। अब पुलिस चौकी और थाने के साथ साथ सभी सरकारी विभागों में चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं भी लार्वा मिलता है तो पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर चालान किए जाएंगे। विभाग अब तक 50 से 100 के करीब नोटिस जारी कर चुका है। अभी तक अम्बाला में डेंगू के 47 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अम्बाला में अब तक जो है 47 केसेस आ चुके हैं जो कि डेंगू के हैं, और ये हमारे सिटी, कैंट, नारायणगढ़, शहजादपुर एक्सेट्रा सभी जगह काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि डेंगू व्यापक है। और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले साल के जो अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है, परंतु इसमें समाज का योगदान की आवश्यकता ज़्यादा है। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए बने रही पीटीसी न्यूज़ के साथ।